नमस्कार। मैं रघुवंशी विवेक सिंह। मैं आज आपके समक्ष ज्योतिष की दो महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल और प्रभावी पद्धतियां लेकर आया हूं, और उसके लिए मैंने जो उदाहरण लिया है वह भी अभी 5 अगस्त 2024 में हुए बांग्लादेश के घटनाक्रम को लिया है। और उसका कारण यह है कि वहाँ की हुई घटनाओं को हम जानते हैं, और उससे हम यह जान पाएंगे कि जो मैं पद्धतियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ वो कितने प्रभावी रूप से उस घटनाक्रम को बताती है। तो जो दो पद्धतियाँ मैं आपके सामने रखूँगा ज्योतिषीय विश्लेषण की, पहली है प्रश्नशास्त्र पद्धति और दूसरी है नवतारा पद्धति। इन दोनों को 5 अगस्त 2024 में हुए बांग्लादेश के घटनाक्रम को जोड़कर देखा जाएगा। हम ये जानते ही हैं कि 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और वहाँ की जो प्रधानमंत्री तत्कालीन थी शेख हसीना जी, उनको अपदस्थ कर दिया गया और उन्हें अपना देश छोड़कर भारत आना पड़ा। तो ये जो घटनाक्रम था, और वहाँ पे भी अब हिंसा की काफ़ी घटनाएं हुई हैं, धार्मिक उन्माद की घटनाएं हो रही हैं। हालांकि अब नई सरकार बन गई है, वहाँ की सेना की प्रभाव से, लेकिन स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है। पर हम यहाँ पर प्रश्न कुंडली और नवतारा पद्धति को प्रयोग में लाकर उस घटनाक्रम को समझने का प्रयास करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह कि जो नवतारा पद्धति है वह कैसे दशा के प्रभाव को समझने के लिए बहुत सरल और सहायक एक विधि है, यह हमें समझ में आ जाएगा। प्रश्न शास्त्र क्या है? यह वैदिक ज्योतिष की एक विधि है जिसमें हम किसी भी घटना के बारे में जानने के लिए, किसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उस क्षण पर, उस स्थान पर एक कुंडली बनाते हैं और उस कुंडली के आधार पर फिर उस घटनाक्रम या उस प्रश्न के बारे में विश्लेषण करते हैं। यह एक बहुत ही प्रभावी और विशिष्ट पद्धति है। ये बिल्कुल उसी तरह काम करती है जैसे किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली। इसमें महत्वपूर्ण यह होता है कि वैसे भी ज्योतिषी के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि जब प्रश्न किया जाए उस समय वह प्रश्न के प्रति बहुत ही ईमानदार हो, उसके अंदर उस प्रश्न को जानने की, उस प्रश्न के विषय में जानने की, या कोई व्यक्ति सामने आया है आपसे सलाह लेने, तो उस व्यक्ति की जो उत्सुकता है, उसकी जो उत्कंठा है वो अत्यधिक होनी चाहिए। यह उपहास के लिए, मजाक के लिए, खेल के लिए या मनोरंजन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति नहीं है। वैसे ज्योतिष वैसे भी किसी के मनोरंजन के विषय में लाने के लिए पद्धति नहीं है। यह पद्धति ही उस समय की है जब हम जीवन की किसी दुविधा में फंसे हुए हैं और हमें एक मार्ग चाहिए। यह पद्धति उस समय भी काम आती है जब जैसे कुछ लोगों की जन्म कुंडली नहीं होती और उन्हें अपने जीवन में उत्तर चाहिए किसी प्रश्न का, वो किसी समस्या से जूझ रहे हैं या कुछ वो करना चाहते हैं, उसकी सफलता असफलता के बारे में जानना चाहते हैं, तब प्रश्न कुंडली बहुत ही सहायक होती है। नवतारा क्या है? हम जानते हैं 9 ग्रह हैं, उनको तारा कहा गया है, नवतारा। और वो इसलिए क्योंकि ये 9 ग्रह 27 नक्षत्रों के स्वामी हैं। हर ग्रह के हिस्से में 3 नक्षत्र आते हैं, ये हम जानते हैं। सूर्य के 3, चंद्रमा के 3, मंगल के 3, गुरु के 3, इस तरह राहु के, तो सभी के 3-3 नक्षत्र होते हैं। तो इसलिए इनको, और एक ग्रह द्वारा जो एक ग्रह के अधीन जो 3 नक्षत्र हैं वह एक प्रकार का तारा होगा।
अब जैसे क्या होता है कि जो जन्म नक्षत्र से 9वां है या 18वां है या 27वां है, वह अतिमित्र तारा होता है। नवतारा में जिस नक्षत्र में किसी जातक का जन्म होता है, या जब प्रश्न पूछा गया तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का जो स्वामी है वह जन्म तारा कहलाएगा। और फिर उसके बाद संपत्त तारा दूसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद जो तीसरा है वह विपत्त, चौथा क्षेम, पांचवां प्रत्यरी, छठा साधक, सातवां नैधन, आठवां मित्र और नौवां अतिमित्र तारा कहलाता है। ये क्रम है। और ये क्रम ग्रहों में कैसे निर्धारित होते हैं, हम ये जानते हैं कि जो दशाएं हैं, जो विंशोत्तरी दशा है, उसका क्रम है केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। यही क्रम है, ये आगे पीछे नहीं होता। तो जो भी जन्म तारा होगा वह उसी की दशा होगी और उससे फिर हम आगे क्रम तय करते हैं। और इसमें जो विपत्त है, प्रत्यरी है और नैधन है, तीसरा, पांचवां और सातवां जो तारा होता है वह विपरीत फल देता है, वह बाधक है, वह विरोधी है, वह परेशानी देता है, वह संकट देता है, वह विपत्ति देता है। ये तीनों, विपत्त, प्रत्यरी और नैधन, तीसरा, पांचवां और सातवां, जन्म तारा से तीसरा, जन्म तारा से पांचवां और सातवां। अब हम चलते हैं उदाहरण पे। ये देखिए प्रश्न कुंडली है। प्रश्न कुंडली मैंने बनाई थी 8 अगस्त को सुबह 10:30 में बेंगलुरु। तो ये जो प्रश्न कुंडली बनी यह वर्गो अर्थात कन्या लग्न की बनी। अब हम ये जानते हैं कि जो कन्या लग्न है काल पुरुष की कुंडली का छठा भाव है। तो देखिए अब हम एक बहुत ही सरल सा विश्लेषण करेंगे और हमें वो घटनाक्रम स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। पहला, जो लग्न है, जो एसेंडेंट है वो वर्गो है, कन्या है। क्योंकि यह कन्या राशि है जो कि काल पुरुष कुंडली के छठे भाव को इंगित करती है, यह बीमारी को इंगित करती है, किसी न किसी प्रकार की शत्रुता को इंगित करती है, किसी न किसी प्रकार की ऋण को इंगित करती है। ये सब कन्या लग्न से जुड़े हुए कारकत्व हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि हाँ, कुछ ऐसा है, कुछ झगड़े जैसा है, कहीं कुछ लूटपाट हो सकती है। फिर लग्न में बैठा कौन है? लग्न में केतु बैठा है। केतु किसी न किसी प्रकार की हिंसा को इंगित करता है कि केतु कटने का, किसी चीज के रुकने का, किसी चीज के समाप्ति का, किसी चीज को बीच में रोक देने का ग्रह है। तो यह भी यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि केतु कुछ न कुछ नकारात्मक दिखा रहा है। साथ में बैठा है चंद्रमा। चंद्रमा और केतु की जो युति होती है उसको ग्रहण योग कहते हैं या चंद्र ग्रहण योग कहते हैं, अर्थात मानसिक रूप से परेशानी देने वाला योग। तो ये तो स्पष्ट है कि ये लग्न क्योंकि बांग्लादेश के संदर्भ में बना है तो वहाँ मारकाट की हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं, वहाँ पर झगड़े हुए हैं और वहाँ की शांति भंग हुई है। यह लग्न स्पष्ट कर दे रहा है और लग्न में बैठे हुए ग्रह। अब इसके बाद आता है अगला, लग्नेश जो बुध है, जो कि लग्न का स्वामी भी है, पहले घर का और 10वें का,
10वां घर किसका होता है? सत्ता का होता है, राजा का होता है, अथॉरिटी का होता है, पावर का होता है, शक्ति का होता है, हाईएस्ट पावर का होता है, हाईएस्ट रिकॉग्निशन का होता है। बुद्ध दोनों को बता रहा है, लग्न को भी और दशम को भी। लग्नेश 12वें में चला गया। अगर हम लग्न की दृष्टि से देखें तो बुद्ध का 12वें घर में जाना अर्थात व्यय, विदेश, खर्च, अपने आप की समाप्ति, 12वां घर। और अगर हम 10वें घर के संदर्भ से बुद्ध को देखें तो राजा, सत्ताधीश, पावर, वह भी 12वां घर जो कि विदेश का है, वहां चला गया। अर्थात अगर कुंडली देश की है तो देश में नुकसान हुआ, 12वां घर नुकसान का है। और अगर हम 10वें घर की दृष्टि से देखें तो राजा विदेश चला गया। राजा अब अपने वहां नहीं है। यह पलायन को भी दिखाता है, एकांत को दिखाता है, आइसोलेशन को दिखाता है। तो राजा आइसोलेट हो गया। यह चीज यह कुंडली स्पष्ट रूप से दिखा रही है, यह ग्रह का की जो स्थिति है। फिर बुद्ध के साथ बैठा कौन है? शुक्र। शुक्र कौन से भाव का स्वामी है? दूसरे भाव का, जो कि घर है, गृहस्थी है, धन है। और 9वां जो कि सुदूर यात्राएं, दूर के स्थान की यात्राएं बताता है। दूर की यात्राओं का स्वामी शुक्र 12वें में बैठ गया। 12वां भाव विदेश का है, जहां पे लग्नेश भी बैठा है और सत्ताधीश भी बैठा है बुद्ध के रूप में। तो दूर की यात्रा अर्थात शेख हसीना जी की यात्रा कहां पे? भारत में। जो शुक्र है वह दूसरे घर का स्वामी भी है, अर्थात घर जो है वहां पे कुछ दिक्कत है और घर का खर्चा बढ़ गया है, घर में कुछ अव्यवस्था है, इसीलिए दूसरे का स्वामी 12वें घर में बैठ गया है। और वह ये उस घटनाक्रम से स्पष्ट रूप से दिखता है। अब हम अगली चीज जो देखते हैं कि लग्न को और कोई ग्रह देख रहा है क्या? तो लग्न को गुरु ग्रह देख रहा है। गुरु कहां का स्वामी है? चौथे भाव का, सुख का, और 7वें भाव का, जन सामान्य का, मासिस का। तो सुख और मासिस का जो स्वामी गुरु है वह लग्न को देख रहा है अपनी पंचम दृष्टि से। तो उसका सीधा सीधा संबंध बन जा रहा है पंचम से। लेकिन हम ये मानते हैं कि गुरु तो अच्छे भावों का स्वामी भी है, केंद्र का स्वामी है और त्रिकोण में बैठा है, तो ये अच्छा परिणाम देगा। लेकिन समस्या कहां आ रही है? समस्या आ रही है केतु की दृष्टि भी तो गुरु पर पड़ रही है। तो वो जो केतु जो विध्वंस देता है, जो हिंसा देता है, वह जन सामान्य और सुख के स्वामी बृहस्पति को प्रभावित कर रहा है। अब इससे देखिए, आगे देखिए, गुरु बैठा किसके साथ है? मंगल के साथ। मंगल कहां का स्वामी है? 8वें भाव का और तीसरे भाव का। तीसरा भाव है पराक्रम का और 8वां भाव है पीड़ा और परिवर्तन का। तो पीड़ा और परिवर्तन का स्वामी मंगल जन सामान्य और सुख के स्वामी के साथ बैठा हुआ है। तो जन सामान्य और सुख को पीड़ा दे रहा है। और जो लग्नेश है, पहले भाव का स्वामी, और जो सत्ताधीश है, 10वें भाव का स्वामी, दोनों ही कौन है? बुद्ध। बुद्ध को चतुर्थ दृष्टि से 12वें भाव में देख रहा है। और फिर मंगल सेना और पुलिस का स्वामी भी होता है।
पुलिस का राहु भी माना जाता है, राहु भी होता है, लेकिन मंगल को सेनापति वैसे ही कहा गया है ग्रहों में, तो सेना का स्वामी बन जाता है। तो सेना किस प्रकार से सत्ताधीश को और लग्नेश को प्रभावित कर रहा है? 12वें घर में। 12वां घर जेल भी है, आइसोलेशन भी है, विदेश भी है। और इस प्रकार जो मंगल है वह लग्नेश को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, और सुख और जनता के स्वामी, जनसामान्य के स्वामी बृहस्पति को भी। ऊपर से केतु की दृष्टि पड़ गई, तो मंगल केतु मिलकर जुपिटर का भी नुकसान कर रहे हैं, और मंगल तो नुकसान कर ही रहा है, केतु लग्न का भी नुकसान कर रहा है और मंगल लग्नेश का नुकसान कर रहा है दृष्टि के कारण। तो ये स्पष्ट है कि स्थिति सामान्य नहीं है। फिर आता है शनि। अब देखिए, शनि छठे भाव का स्वामी है, जो इस कुंडली में, जो कि ऋण, रोग, शत्रु इत्यादि का स्वामी बनता है, और उसकी सीधी दृष्टि बृहस्पति अर्थात लग्नेश पर पड़ रही है। फिर जो शुक्र है, शुक्र जो कि 9वें भाव का स्वामी है और दूसरे भाव का स्वामी, उस पर भी दृष्टि पड़ रही है, अर्थात धन की दृष्टि से भी देश में संकट दिख रहा है। दूसरा, 9वां भाव धर्म का भी होता है और वह 12वें में चला गया है, और उस पे अष्टमेश की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात वहां जो धार्मिक उन्माद हो रहा है वह भी यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो ये कितना स्पष्ट और सरल रूप से यह कुंडली उस समय की बता रही है कि जो घटनाक्रम 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में हुआ वह सही है, और उसमें जो जो भी हो रहा है वह प्रश्न कुंडली स्पष्ट रूप से बता रही है। शेख हसीना जी को यहां आना पड़ा भारत। तो अब हम आगे चलते हैं नवतारा में। नवतारा के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो दशा के आधार पर विश्लेषण किया जाता है कुंडली का, उसमें नवतारा यहां पर कितनी प्रभावी या कितनी सहायक है। जैसा कि मैंने बताया कि जो नवतारा है वह शुरू होता है जन्म नक्षत्र से, जिसको जन्म तारा कहते हैं। जन्म नक्षत्र का जो स्वामी होता है उसको जन्म तारा स्वामी या जन्म तारा कहते हैं। तो यहाँ पे जो चंद्रमा है वो सूर्य के नक्षत्र में है, इसलिए सूर्य की दशा सबसे पहले आएगी जातक की। और क्योंकि यहाँ प्रश्न कुंडली है तो प्रश्न कुंडली में भी सूर्य की दशा देखिए सबसे पहले दिखाई दे रही है, और सूर्य को ही जन्म तारा कहा है। तो पहला नक्षत्र, 10वां नक्षत्र और 19वां नक्षत्र, जो कि सूर्य जिनका स्वामी है वह जन्म तारा है। उसके बाद संपत, फिर विपत, फिर क्षेम, फिर प्रत्यरी, फिर साधक, फिर नए धन, फिर मित्र, फिर अधिमित्र। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि विपत, प्रत्यरी और नए धन, तीसरा, 5वां और 7वां जो तारा है वह नकारात्मक होता है कुंडली के लिए। वह विरोध देता है, कष्ट देता है, संकट देता है। अब विश्लेषण कैसे करें, क्योंकि अब देखिए सूर्य तो जन्म तारा है, जन्म तारा तो अपने आप का तो कोई नुकसान नहीं करता, तो समस्या कैसे। तो अब हम उसको समझते हैं। ज्योतिष का एक नियम है कि कोई भी जो ग्रह है उसका जो परिणाम है वह उसका नक्षत्र स्वामी देता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि किसी भी ग्रह का जो प्रभाव है, जो परिणाम है, जो असर है, या जो उसका रिजल्ट है, वह उस ग्रह के नक्षत्र स्वामी से प्रभावित होता है। तो अब देखते हैं कैसे। इस कुंडली में सूर्य की दशा है,
यहां पे देखिए, सूर्य की दशा है और सूर्य किसके नक्षत्र में है? बुध के नक्षत्र में। और बुध हम जानते हैं किसका? नए धन का स्वामी बन रहा है। नए धन तीसरे, पांचवें और सातवें में से सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाला तारा होता है। तो सूर्य नए धन के नक्षत्र में है, मरकरी। और नए धन का अर्थ होता है निधन अर्थात अंत। तो यहां पे सरकार का अंत हो रहा है इस घटनाक्रम में। फिर आगे देखिए कि अंतरदशा किसकी है। अंतरदशा आ रही है शनि की। शनि की अंतरदशा कैसे प्रभावित कर रही है? क्योंकि शनि, अब देखिए शनि क्या है? वैसे तो साधक है, लेकिन किसके नक्षत्र में है? जुपिटर। जुपिटर क्या है? प्रत्यरी। गुरु प्रत्यरी तारा है। बुध नैदन तारा, गुरु प्रत्यरी तारा। अर्थात महादशा और अंतरदशा दोनों में जो प्रभाव मिल रहा है वह नैधन और प्रत्यरी का मिल रहा है। दोनों ही नकारात्मक हैं और दोनों ही सबसे ज्यादा प्रभावी नकारात्मक हैं। तो इसलिए यह घटनाक्रम हुआ और ये समस्या आई। वहां की सरकार गिरी, वहां के प्रधानमंत्री को विदेश पलायन करना पड़ा और वहां पर धार्मिक उन्माद और हिंसा फैली। अब देखिए जुपिटर, अगर हम ग्रहों के कारकत्व को भी देखें तो जुपिटर क्या है? धर्म है, धार्मिक उन्माद। लग्न को देख रहा है, कुंडली के जन्म कुंडली में अगर हम देखें आपको ध्यान पड़ेगा। बुध क्या है? लग्नेश भी और दशमेश भी है और 12वें में चला गया है। अगर हम प्रश्न कुंडली के आधार पर देखें तो वहां पे भी वो अच्छी स्थिति में नहीं है। और 8वें के स्वामी मंगल से दृष्ट है। अब अगर हम मंगल को भी देख ले, मंगल विपत्त तारा है। तो इसलिए जो समस्या है वह स्पष्ट हो रही है प्रश्न कुंडली से। और दशा के विश्लेषण में जब हम नवतारा का प्रयोग करते हैं यहां पर, तो नवतारा भी उसी कालखंड को बता रहा है जब ये घटनाएं हो रही हैं। तो आपने देखा कि ये दोनों पद्धतियां कितनी सरल हैं, लेकिन सरल होने के साथ साथ ये उतनी ही प्रभावी और सटीक हैं। आशा है कि मेरे इस विश्लेषण से आपको कुंडली का विश्लेषण प्रश्न शास्त्रीय दृष्टि से और फिर दशा विश्लेषण नवतारा की दृष्टि से करना समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार आप अपने जीवन की घटनाएं भी देख सकते हैं और अन्य के जीवन की घटनाएं भी देख सकते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन को आप ढाल सकते हैं। यदि आपका स्वयं का कोई प्रश्न है या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली मुझे दिखा सकते हैं। और यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने इंटरेस्ट को मुझे बता दीजिए। नंबर यहाँ दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप इस नंबर पर मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।